नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। इस शो में हम टैक्स से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो शो में लेंगे। आपकी जो उलझने हैं टैक्स से जुड़ी वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमें कुछ सवाल अपने भेजना चाह रहे हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी। साथ ही आप ये शो यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे होंगे, वहां पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी 3.0 का बजट पेश कर चुकी हैं। और इस बजट में हमने देखा कि सरकार ने वेतन भोगियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों समेत काफी सारी घोषणाएं की हैं। और इसी के साथ ही साथ जो हम सब सुनना चाह रहे थे, टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणाएं हुई हैं, कुछ बदलाव हुए हैं जो कि आपका जानना, आपका समझना जरूरी है। तो क्या कुछ बदलाव हुए हैं और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा आपके रिटर्न फाइल करने के तरीके पे और आपके टैक्स पर, ये आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बजट में जो कि हम उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें तो खैर नहीं पूरी कर पाते हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर बार, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ घोषणाएं हुई हैं, तो उसी बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल मेरा न्यू टैक्स रजीम पर ही होगा। अब उसमें जो बदलाव हुए वो आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे थोड़े एक राय लेना चाहेंगे, क्योंकि बार बार ये बात की जा रही थी कि न्यू टैक्स रजीम को आकर्षक बनाने की कोशिश होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड टैक्स रजीम के बजाय न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करें, उसका चुनाव करें। क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद वित्त मंत्री की ये कोशिश कुछ हद तक सफल हुई है और जो टैक्स पेयर्स हैं वो न्यू टैक्स रजीम की तरफ जाएंगे? बदलाव हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी राय में ये बजट कैसा था और जो भी अनाउंसमेंट हुई न्यू टैक्स रजीम को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए पूजा, ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टैक्स है वो रेशनलाइज करने की कोशिश करी है, स्पेशली जो कैपिटल गेन के क्षेत्र में है वो उसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी थी, तो उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ये जो न्यू टैक्स रेजिम है वो ज्यादा पॉपुलर होगा क्या, तो हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि जो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ज्यादा अट्रैक्टिव न्यू टैक्स रेजिम ही होता है, क्योंकि उनको दूसरे बहुत सारे जो अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं, जो जो बिल्कुल। सैलरी वालों को मिलते हैं वो बिजनेसमैन को नहीं मिलते। और अगर होम लोन वगैरह नहीं है तो उनके लिए तो न्यू टैक्स रेजिम ही अच्छा है। परंतु जो सैलरी वाले लोग हैं उनको क्या है, चूंकि जैसे एचआरए मिलता है, एचआरए नहीं है तो आपका होम लोन का जो डिडक्शन है वो मिलता है, एलटीए मिलता है। तो और अगर आप हायर टैक्स स्लैब में है तो मेरे हिसाब से आपको जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वही ऑप्ट करने में फायदा है। परंतु जो बहुत सारे लोग तो क्या है, लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उनके लिए जैसे न्यू टैक्स रेजिम फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपका 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 87 के रिबेट की वजह से कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है। तो यह थोड़ा क्या बोलते हैं, मिक्स है। मतलब हम्म। ये हर एक व्यक्ति की जो इनकम कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है। परंतु हाँ, जी, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। बहुत कुछ काफ़ी सारी बात की जा रही थी कि न्यू टैक्स रेजीम ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश होगी, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं रहीं। सैलरी जिनकी कम है उनके लिए न्यू टैक्स रेजीम, लेकिन जो होम लोन में है, बाकी सारे एचआरए मिलते हैं और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं उनके उनके दिखाने के लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रेजीम बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अभी काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम घोषणा करें, क्योंकि धीरे धीरे सरकार की कोशिश तो है कि सिर्फ एक रेजीम ही फॉलो किया जाएगा। तो देखना होगा आने वाले समय में सरकार क्या करती है, लेकिन अभी भी फिलहाल ओल्ड टैक्स रेजीम, जो सैलरी क्लास है, जिनकी सैलरी थोड़ी हायर साइड पर है, उनके लिए अभी भी यही चुनाव बेहतर नजर आ रहा है। बलवंत जी, अब आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और शुरुआत सबसे पहले करेंगे स्टार्टअप्स के साथ। स्टार्टअप्स के लिए इस बार घोषणा हुई है कि एंजल टैक्स को हटा दिया गया है पूरी तरीके से। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या था ये एंजल टैक्स और इसे हटाने के बाद स्टार्टअप को क्या फायदा होगा? देखिए पूजा, ऐसा है कि पहले समझ लेते हैं ये एंजल टैक्स क्या होता है। जो जी। स्टार्टअप्स हैं वो
अपनी जो शुरू की कैपिटल के लिए जो है वो जो जिन इन्वेस्टर से पैसा लेते उनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। और वो जो उनको जो शेयर इश्यू होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनकम पोटेंशियल है, तो उनको जो फेस वैल्यू उससे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे इश्यू होते हैं। और चूंकि उनका प्रेजेंट में कोई इनकम नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप लॉस करते हैं, तो उनका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो सेक्शन 56(2) में प्रोविजन था कि जो भी अनलिस्टेड कंपनी है उनको अगर कोई भी ऐसा एंजल इन्वेस्टर पैसा डालता है और अगर वो फेस वैल्यू के ऊपर अगर पैसा आता है, तो जो 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 सेल कंसिडरेशन मिला है और वो शेयर का जो फेयर वैल्यूएशन है उसके बीच का डिफरेंस है, वो कंपनी के हाथ में इनकम गिनी जाती थी। तो वो इनकंसिस्टेंसी थी, इरेशनलिटी थी, क्योंककि कंपनी एक्चुअली तो लॉस कर रही है, पर ये एंजल इन्वेस्टमेंट जो आता है उस पर उनको टैक्स भरना पड़ता था। और ये स्टार्टअप जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत डिसइंसेंटिवाइज करता था। इन्वेस्टर भी आने में हिचकिचाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो पैसा डाल रहे हैं उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन तो टैक्स में चला जाएगा। तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुई इसके लिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो एंजल इन्वेस्टर जो पैसा डालते हैं और जो डिफरेंस कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता है, तो वो प्रोविजन ही निकाल दिया है। और यह प्रोविजन अपना जो करंट ईयर है, मतलब 1 अप्रैल के बाद में जो भी अगर इन्वेस्टमेंट आया होगा उस पर ये एंजल टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये थे एंजल टैक्स से जुड़े नियम। बलवंत जी, कैपिटल गेन टैक्सेशन को लेकर भी काफ़ी कुछ घोषणाएं हुई, एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर, क्योंकि काफ़ी समय से बात की जा रही थी कि इसको थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है अलग अलग एसेट क्लासेस के को देखते हुए। क्या कहना है, जो भी अनाउंसमेंट हुए आपको कैसे लगे? और इंडेक्सेशन बेनिफिट ये एक हटा दिया गया है, ये अनाउंसमेंट कैसा था? इससे टैक्स पेयर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो कैपिटल गेन का जो एरिया है उसमें जब जब जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे होल्डिंग पीरियड है, टैक्स रेट का जो है वो रूल लाए गए। तो उसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी थी। जैसे रियल एस्टेट है वो 24 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाता था, परंतु आपके डेट फंड है या बॉन्ड वगैरह वो 36 महीने में वो लॉन्ग टर्म होते थे। तो उस इनकंसिस्टेंसी को निकालने के लिए और थोड़ी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और थोड़ा इजी भी करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है। एक सबसे बड़ा जो प्रपोजल है वो जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल देने का। अभी जैसे प्रेजेंट में जो लिस्टेड शेयर्स है और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन है उसमें फ्लैट 10% लगता है बिना इंडेक्सेशन के। तो उस पर भी वैसे 10 का 12.5% कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। बाकी सारी जितने भी कैपिटल असेट है उस पर भी जो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया है। मतलब आपका क्या कॉस्ट है और क्या आप कितने में आप वो बेच रहे हैं एसेट को, उसका डिफरेंस है, उस पर सीधा आपको टैक्स लगेगा। होल्डिंग पीरियड के मामले में भी चेंज किया है। मतलब जो जो लिस्टेड सिक्योरिटी है उसमें जैसे जो यूनिट्स वगैरह है, ईटीएफ वगैरह, वो भी आ जाती है। तो उसके लिए होल्डिंग पीरियड रिक्वायरमेंट 12 महीने है, बाकी सब असेट के लिए 24 महीना कर दिया। मतलब ये एकदम सिंपल कर दिया। और टैक्स रेट भी एकदम यूनिफॉर्म कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल डिपेंड करता है कि आपके कौन सी एसेट है, उसके बेसिस पे या तो 20% टैक्स लगेगा या स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। मुझे ये इंडेक्सेशन बेनिफिट थोड़ा और समझना था आपसे, क्योंकि ये हटा दिया गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, स्पेशली जो अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं, अब उन्हें किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट तो हटा दिया है, अब जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी अगर वो कोई प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं तो? देखिए पूजा, ऐसा है कि ये बजट प्रेजेंट होने के पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल असेट, लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड वगैरह को छोड़ के अगर वो लॉन्ग टर्म असेट हो जाती है तो बेचते थे, तो आपकी जो कॉस्ट है उसको बढ़ाने का प्रोविजन था। मतलब वो जो जैसे
2000 का इंडेक्स 100 है और अभी का मेरे हिसाब से 400 के आसपास है। तो जी। आपकी जो कॉस्ट है, अगर आप जैसे बजट के पहले बेचा करंट ईयर में, तो आपकी 100 की कॉस्ट 400 गिनी जाती थी। और अगर 500 में बेचा है तो वो 500 में से 400 घटा के 100 पे ही आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। अभी चूंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकल गया है, तो आपका प्रॉफिट 500 में से 100 घटाने पे 400 रुपये रह गया। और 400 पे आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब क्या किया है, एक हाथ से दिया है और एक हाथ से लिया है। मतलब जो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स की रेट है वो 20% से घटा के 12.5% कर दी है, पर एट द सेम टाइम आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया है। तो किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा वो डिपेंड करता है कि आपका असेट में कितना एप्रिसिएशन हुआ है और आपकी असेट का होल्डिंग पीरियड कितना लंबा है। मतलब ये जैसे क्या बोलते हैं, रेडीमेड आंसर नहीं दिया जा सकता कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। अभी जो लोग प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, मतलब 23 के बाद में जो लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उनके लिए सिंपल सा रूल है। अगर 2 साल से ज्यादा रखा है तो आपको सीधा 12.5% के हिसाब से टैक्स देना है। 2 साल से अगर कम रखा है तो जो प्रॉफिट होएगा उस पर आपको आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे रेसिडेंशियल हाउस बेचना चाहते हैं और एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, मतलब आप रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीदोगे तो आपको सेक्शन 54 में बेनिफिट मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। उसमें क्या है कि आपको जो कैपिटल गेन का इंडेक्सेशन करने के बाद में इंडेक्स गेन है वो ही पहले इन्वेस्ट करना पड़ता था। अभी चूंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकल गया है तो आपका कैपिटल गेन ज्यादा होगा और आपको ज्यादा अमाउंट घर में निवेश करनी पड़ेगी। परंतु अगर आप रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कोई दूसरी असेट बेच रहे हैं और रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन है उसमें आपको जो सेल कंसिडरेशन आया है वो ही इन्वेस्ट करना है। तो आपका भले इंडेक्सेशन मिले या नहीं मिले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जो पैसा आया है वो न्यू नए घर के लिए निवेश करना है। परंतु अगर आप पूरा का पूरा पैसा निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो चूंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो दोनों केसेज में आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आपका गेन यहाँ पर बढ़ सकता है इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने के बाद। वो क्या है वो तो अभी आप बलवंत सर ने बताया, लेकिन बलवंत सर खैर चर्चा बहुत लंबी जा सकती है अगर प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा शुरू करें तो, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी की इनहेरिटेंस के द्वारा ये प्रॉपर्टी किसी को मिली है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, तो फिर उस केस में क्या करें, उसकी वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई किए जाए, कैसा गेन कैलकुलेट होगा, ये थोड़ा शॉर्ट में हमें बता सकते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि आपने भले प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस से मिली, गिफ्ट से मिली या आपने खरीदी, अगर ये 1 अप्रैल 2001 के पहले आपके हाथ में आई है तो 2001 की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको फेयर मार्केट वैल्यू है वो पकड़नी है और वो आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी और उस पर इंडेक्सेशन निकल गया तो आपको डिफरेंस पे टैक्स भरना है। अगर आपको इनहेरिटेंस इसके बाद में मिला है और आपके पास में उसकी एक्चुअल कॉस्ट मालूम नहीं है, तो फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो वैल्यूअर है वैल्यूअर से वैल्यूएशन ले लीजिए। जिस दिन आपके हाथ में आई है इनहेरिटेंस से उसका वैल्यूएशन ले लो। और अगर आपके पास में आपको आइडिया है कि कभी खरीदी गई थी और अगर ये खरीदी गई 2001 के बाद में है, तो जिस दिन पुराने ओनर ने खरीदी उस दिन का वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले लीजिए और वो आप कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। परंतु ये जो जो वैल्यूएशन है वो सर्किल रेट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप वैल्यूएशन ले लीजिए, दूसरा अगर आपके पास सर्किल रेट अवेलेबल है तो फिर वैल्यूएशन पे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। जो सर्किट रेट है वो आप अपनी कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े नियम हैं और एसेट क्लासेस के बारे में हमने बात की, स्पेशली प्रॉपर्टी, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने के बाद, ये हमने आपको बताया। सर, लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी स्कीम पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसका कि असर हमने बाजार पर भी देखा। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या बदलाव हुए हैं नियमों में और टैक्स पेयर पर क्या असर होगा इसका? देखिए पूजा, ऐसा है कि ये बजट आने के पहले जो हम्म। लिस्टेड शेयर्स और जो इक्विटी स्कीम्स है उस पे 12 महीने से ज्यादा रखा, 10% टैक्स लगता था। 12 महीने के अंदर बेच दिया तो 15% टैक्स लगता था। शुरू का 1 लाख छोड़ के, 1 लाख पे आपको जीरो रेट से टैक्स लगता था, मतलब वो आपके हाथ में टैक्स फ्री था। अभी ये बजट में जो टैक्स की रेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 12.5% कर दी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 20% कर दी है। और जो बेसिक बेसिक जो एग्जम्पशन कह सकते हैं आप, जो जीरो रेट से टैक्स होता है, वो 1 लाख से बढ़ाकर आपका 1.25 लाख कर दिया है। और ये जो लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है वो अक्रॉस सब एसेट क्लास के लिए 12.5% कर दिया है। हम्म। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बदलाव हुए हैं नियमों में। और सर, एसटीटी का भी अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि मार्केट पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा सवाल ले रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर एसटीटी को लेकर अनाउंसमेंट है, वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बायबैक टैक्सेशन नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं, वो किस तरीके से हुए हैं? और जो बाजार में निवेश कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए? जो बाजार में निवेश कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, वो यहाँ किन बातों का ध्यान रखें? उनके ऊपर टैक्स बर्डन कैसे आ सकता है? देखिए, जैसे जो मार्केट में निवेश कर रहे हैं उनका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गया है। मतलब जी। मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का दोनों का आपका हम्म। जो रेट है वो बढ़ गया है। एसटीटी का जो रेट है, जो जैसे जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं, ऑप्शंस का जो एसटीटी जो रेट है वो आपका डिलीवरी के बराबर हो गया है। और फ्यूचर्स पे वो भी टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है, जो आपकी जिस रेट पे फ्यूचर ट्रेड होते हैं। जहां तक सवाल जो बायबैक के रूल पे चेंज पे है, पहले ऐसा है कि अपने को इस अभी क्या पोजीशन है वो समझना पड़ेगा। हम्म। बजट आने के पहले तक जो भी बायबैक होता था उस पे जो जो निवेशक है उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था। परंतु जो कंपनी है उसको जितना पैसा मिला है और बायबैक जिस रेट पे हो रहा है उसके डिफरेंस पे 20% टैक्स जमा कराना पड़ता था, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा टैक्स था। 12% सरचार्ज था और एजुकेशन सेस था, तो वो करीब करीब 23.296% पड़ता था। मतलब वो अक्रॉस सब कंपनी को कॉस्ट पड़ती थी, पर इनडायरेक्टली वो शेयर होल्डर के जेब में से पैसा जाता था। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, ये टैक्सेशन एकदम पूरी तरह से बदल गया है। अभी कंपनी को ये जो 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज जो है वो जमा कराने की जरूरत नहीं है। जो पैसा शेयर होल्डर के हाथ में आएगा वो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड गिना जाएगा, जिसके सामने उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब जो उसकी जो शेयर की कॉस्ट है उसका भी डिडक्शन वो यहाँ क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम्म। इसे डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। तो आपकी जो रेट है, जो स्लैब रेट है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। क्योंकि बायबैक में शेयर खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, और जो कैपिटल गेन के प्रोविजन के हिसाब से शेयर का एक्सटिंग्विशमेंट भी ट्रांसफर माना जाता है। तो ये जो आपकी जो कॉस्ट है, जो शेयर होल्डर बायबैक में टेंडर करते हैं और जिसको जिनका जो पैसा आया वो डिविडेंड में टैक्स हो गया है, उनका जो जो लॉस हो गया है वो कैपिटल गेन में लॉस क्लेम कर सकते हैं। और हम्म। दूसरा जो एलिजिबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका गेन नहीं है तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, शेयर होल्डर का जो हायर टैक्स स्लैब में है पूजा, उनका नुकसान हो गया, क्योंकि उनको जो उनका डिविडेंड है वो हाँ। 20% के तीस हिसाब पर। से टैक्सेबल होगा। और उनको जो मोस्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होता है, उसमें उनको सिर्फ 12.5 सेटअप बिल्कुल। भी करेंगे तो 12.5% का ही फायदा होता है। लॉजिकली जो शेयर आदमी जब शेयर मार्केट में बेचता है तो उसको कैपिटल गेन माना जाता है।
तो अगर कंपनी को डायरेक्ट सरेंडर करता है, उसमें भी उसका जो प्रॉफिट है वो बेसिकली कैपिटल गेन ही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को उसको भी कैपिटल गेन की कैटेगरी में ही ट्रीट करना चाहिए था, न कि उसको डिविडेंड मान के स्लैब रेट से टैक्स करना था। परंतु जो छोटे शेयर होल्डर है उनको जरूर फायदा हो जाएगा, जो 5% 10% की स्लैब में है, उनको तो जो पैसा आया उस पर 5-10% का ही टैक्स लगेगा। नहीं तो अगर कैपिटल गेन टैक्स भरते थे तो 12.5% टैक्स लग जाता था। बिल्कुल, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट हम बलवंत जी जो भी अनाउंसमेंट हुए स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर और बाजार को लेकर जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, उसका इम्पैक्ट तो हम देख भी रहे हैं मार्केट में। धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखना होगा इसका असर और कितने समय तक रहता है और निवेशक क्या स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेड निवेशकों को ये कुछ नियम जो हैं वो यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने आपके सामने रखे। बलवंत सर, डेट प्रोडक्ट्स को लेके, बुलियन प्रोडक्ट्स को लेकर क्या कुछ नियम अनाउंस हुए हैं टैक्स में? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो पहले दो कैटेगरी होती थी, इक्विटी और नॉन इक्विटी। इक्विटी जैसे उसका टैक्सेशन के रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिए। डेट में क्या था कि 3 साल बाद में लॉन्ग टर्म हो जाता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, 20% से टैक्स लगता था। शॉर्ट टर्म में तो आपका स्लैब रेट से टैक्स लगता था। पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो डेट फंड है उनको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही ट्रीट किया, परंतु जो उसकी डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया डोमेस्टिक इक्विटी का। मतलब अगर आपकी डोमेस्टिक इक्विटी 35% से कम है तो उस पर प्रॉफिट शॉर्ट टर्म गिना जाएगा और उस पर आपका स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। परंतु ये क्या है, ड्राफ्टिंग लैक्यूना था। मतलब इस चक्कर में क्या हो गया कि जो बुलियन फंड और ईटीएफ थे वो भी शॉर्ट टर्म हो गए, जबकि जो फिजिकल गोल्ड है वो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, टैक्स रेट अलग था। तो तभी 3 कैटेगरी हो गई, इक्विटी हो गई और जो डेट जिसमें 35% से ज्यादा इक्विटी और 65% से कम है, और तीसरी जिसमें 35% से कम है। तो अभी वो लेक्यूना को निकालने के लिए अभी वो रेफरेंस जो है वो इक्विटी कैपिटल की जगह डेट में रख दिया। अगर डेट आपका 65% या उससे ज्यादा है तो वो डेट फंड माना जाएगा, और वो थर्ड कैटेगरी जिसपे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो इससे क्या हो गया कि जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड है वो वापस उस पर आपको लॉन्ग टर्म का जो रेट है 12.5%, अगर आप, चूंकि अगर ईटीएफ है वो लिस्टेड है 12 महीने में हो जाएंगे। जो गोल्ड सेविंग फंड है वो लिस्टेड नहीं है तो वो 24 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाएंगे बिना इंडेक्सेशन के। उस पर लॉन्ग टर्म पे 12.5% है टैक्स, और शॉर्ट टर्म है तो वो आपका स्लैब रेट पे आपकी इनकम में ऐड होगा। इसके अलावा फाइनेंस जैसे लास्ट ईयर जो मार्केट लिंक डिबेंचर है उनका भी प्रॉफिट शॉर्ट टर्म गेन गिना था। इस साल के बजट में जो अनलिस्टेड और बॉन्ड और डिबेंचर है उनको भी ये जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी है, मतलब भले आप 10 साल रखो या 10 दिन रखो, आपका उसका प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। तो जो अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड्स है उस पर भी वही टैक्सेशन लगेगा। जी जी बिल्कुल। सर अब आखिरी सवाल होगा न्यू टैक्स रजीम में, जो कि हम शो के शुरुआत में ही बात कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने नई इनकम टैक्स रजीम में तो कई बदलाव किए लेकिन पुराने जो रजीम है उसको ज्यों का त्यों रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो अब ज़्यादा फायदेमंद क्या नज़र आ रहा है? पहले तो ये बताइए कि बदलाव क्या क्या हुआ और अभी भी फिलहाल ज़्यादा फायदेमंद क्या नज़र आ रहा है? देखिए बदलाव का तो पूजा मैं बताता हूँ कि जो जो बदलाव हुए वो सिर्फ नेक्स्ट न्यू टैक्स रेजिम के लिए, मतलब गवर्नमेंट तो जी जी चाहती है कि आप न्यू टैक्स रेजिम ही ऑप्ट करो। इसके लिए जो ओल्ड टैक्स रेजिम है जिसमें लिमिट वगैरह बढ़ाने का गुंजाइश था, जरूरत थी, वहां कुछ हाथ नहीं लगाया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करोगे, मतलब इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आओ भाई आओ न्यू टैक्स रेजिम लो और ये बेनिफिट ले जाओ। तो एक तो सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है वो 50,000 मिलता है ओल्ड वालों को भी और न्यू वालों को। अभी न्यू वालों को 75,000 कर दिया, ओल्ड वालों को 50,000 ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर का 14% तक का जो डिडक्शन है एनपीएस कंट्रीब्यूशन का वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा। इसके पहले 10% ही मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको जो है वो मिलता 14% का। बेनिफिट है कि जो जो टैक्स रेट है वो थोड़ा ट्विक कर दिया है, और जो ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी है जो 10 लाख तक की इनकम है उनकी
कम हो जाएगी। और एक और जो बेनिफिट दिया है, जो जिन लोगों को फैमिली पेंशन मिलती है उस पे अभी तक जो ऐसा है, जो जितनी फैमिली पेंशन मिलती है उसका 1/3 मैक्सिमम 15,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता था। अभी वो 1/3 तो रहेगा ही, मैक्सिमम 25,000 कर दिया। पर ये ओल्ड टैक्स रेजिम वालों के लिए नहीं किया है। नहीं है। ये जो बेनिफिट है वो सब न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए ही किया है। मतलब जैसे आप कह रही है ना कि एक टैक्स रेजिम ही आएगा, मुझे लगता है गवर्नमेंट सूनर और लेटर ये ओल्ड टैक्स रेजिम को निकाल देगी और एक ही टैक्स रेजिम रखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आवे और टैक्स लॉ भी सिंपल हो जावे। बिल्कुल। चलिए, ओल्ड टैक्स रेजिम वालों के लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ है, न्यू टैक्स रेजिम को थोड़ा और आकर्षक बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन जैसा कि हम शो की शुरुआत बात कर रहे थे कि अगर आपके निवेश हैं, आप होम लोन देते हैं, सैलरी क्लास एम्प्लॉय हैं और बाकी तरह के डिडक्शन अगर आप एंजॉय कर सकते हैं तो फिर अभी भी आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी नोट के साथ बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजट की जो बातें थी उसका, टैक्सेशन से जुड़ी उसका विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।